नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हर मंडे को टेस्ट होता है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर मंडे 9 बजे से 5 बजे तक टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो हम यूट्यूब पर उपलब्ध करवाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। दोस्तों, वैसे अभी तक 29 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। किसी कारणवश टेस्ट नंबर 25 का वीडियो सॉल्यूशन पहले हम नहीं दे पाए थे। आज हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे टेक्निकल हेल्पर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। सभी क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देते हैं, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर जो होता है वो किसे पावर फीड करता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में फीडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देता है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन से तो वो रिसीव करता है। सर्विस स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का होता है। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वहाँ से फीडर निकलता है, वो आगे सप्लाई जिसको भेजता है वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। हिंदी में इसको वितरक लिखा जाएगा। ए ऑप्शन अपना यहाँ सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं किया जाता, यानी विद्युत वितरण प्रणाली में निम्न में से कौन सा काम में नहीं आ सकता। देखो, वितरण 1 फेज 2 तार की भी होती है, 3 फेज 3 तार का भी हो सकता है, 3 फेज 4 वायर तो होता ही है सबसे ज़्यादा। 1 फेज 3 तार जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रणाली नहीं है। अपना यहाँ सी उत्तर सही रहेगा, क्योंकि जनरली सिंगल फेज 2 वायर ही हम देते हैं। अर्थिंग जो है वो स्थानीय लेवल पर उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको साथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेक पिच जो टर्म है, शब्द है, वो जनरली किसके लिए उपयोग किया जाता है। बेक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच, ये सभी डीसी आर्मेचर की रिवाइंडिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। बेक पिच वो होती है जो कम्यूटेटर की दूसरी एंड पर वाइंडिंग की जाती है, और फ्रंट पिच वो होती है जो कम्यूटेटर एंड पर, यानी कम्यूटेटर साइड पर जो वाइंडिंग होती है वो फ्रंट पिच कहलाती है। कम्यूटेटर के सेगमेंट पर जहाँ कॉइल कनेक्ट की जाती है उसे कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। थर्मल इफेक्ट पर कौन काम नहीं करेगा? वो काम नहीं करेगा जिस पर मोटर हो, और मोटर देखो किस में होती है, वैक्यूम क्लीनर में। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर होती है, जबकि गीजर, विद्युत भट्टी और फिलामेंट लैंप ये तीनों तापीय सिद्धांत यानी थर्मल प्रभाव पर आधारित होते हैं या काम करते। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग लैंप का फिलामेंट बनाने में नहीं कर सकते। देखो, कार्बन फिलामेंट लैंप भी होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी होता है। टेंटालम भी एक ऐसी धातु है जिसका फिलामेंट बनाया जा सकता है, लेकिन नाइक्रोम का उपयोग हम नहीं करते हैं। नाइक्रोम जो है वो हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम आता है। हिंदी में इसको ऊष्मक तत्व लिख सकते हैं। डी उत्तर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सर्किट ब्रेकर को शोर और परेशानी का संभावित सोर्स माना गया है। भाई, शोर कौन सा करेगा, तो नाम से ही पता लग रहा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट का मेक और ब्रेक एक निश्चित वायु दाब पर करवाया जाता है, और ये हवा पूरी तरह से संपीड़ित वायु होती है। कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं इसको, जिसका प्रेशर जो है वो बार में रखा जाता है, केजी में नहीं होता।
तो शोर परेशानी का कारण ABCB हो जाएगा, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर उत्तर कर देंगे। बैकअप फ्यूज का प्रोटेक्शन क्या है, सॉरी किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, तो बैकअप फ्यूज शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। मतलब जब हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो बैकअप के तौर पर ये काम करे। जनरली इसका उपयोग तब करते हैं जब थर्मल रिले लगी हो, सर्किट ब्रेकर के साथ फ्यूज का उपयोग कभी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि केबलों में जो चार्जिंग करंट होती है वो वोल्टेज से तो वो हमेशा 90 डिग्री लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग करंट का कारण कौन है? लाइन की कैपेसिटी। एक लाइन में धारिता के कारण आवेशन धारा प्रवाहित होती है। लाइन में धारिता लंबाई के समानुपाती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन में नगण्य मानते हैं, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन में धारिता को माना जाता है। इसी वजह से फेरेंटी प्रभाव भी लाइन में उत्पन्न होता है। तो ये हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। एडिटिव पोलैरिटी की वोल्टेज इसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 660 जूल काम करने के लिए 110 वोल्ट विभवांतर वाली बैटरी के द्वारा आवेश कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पर आवेश बराबर फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन पोटेंशियल। 660 जूल का काम कर रहा है, 110 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है, आंसर आ जाएगा 6 कूलाम का। सी उत्तर अपना यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय प्रणाली में ये चिन्ह किसको दर्शाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक तरफ लिखा हुआ है DC इनपुट, एक तरफ लिखा हुआ है AC आउटपुट, यानी DC को AC में कर रहा है। DC में AC करने वाले को हम बोलते हैं इन्वर्टर। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वर्टर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन और ऑप्शन देखें तो फिर कन्वर्टर ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा, क्योंकि UPS ये नहीं हो सकता, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई नहीं है, बैटरी नहीं हो सकता, रेक्टिफायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टिफायर तो AC को DC करता है। तो कन्वर्टर ऑप्शन के साथ आपको यहाँ जाना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सामग्री की प्रतिरोधकता सबसे कम है। देखो रेजिस्टिविटी सबसे कम उसी की है जिसकी चालकता सबसे अधिक हो, और चांदी के बाद चालकता में नंबर 2 पर कौन आता है? कॉपर। तांबा इसमें ऑप्शन में है, A ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 155 डिग्री तापमान सहन कर सकता है इंसुलेशन पदार्थ किस श्रेणी में आएगा। दोस्तों YAEBFHC इस कैटेगरी को तो आप रट दीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, EBFHC 90, 105, 120, 130, 155, 180, 200 से 250। 155 है, F कैटेगरी का होता है। अगला सवाल है 12 ओम के एक प्रतिरोध वाले तांबे के तार को वृत्त की आकृति में मोड़ा गया, व्यास के किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिरोध कितना होगा। देखो पहले ऐसे लंबा था 12 ओम का, वर्ताकार आकृति में मोड़ दिया और व्यास के 2 बिंदु लेते हैं तो 6 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध हो गए समांतर में, इसलिए कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 3 ओम। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किट जिसमें आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और सीरीज में 100 प्रतिरोध संयोजित है, प्रत्येक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी। जब समान मान के हो तो वोल्टेज में प्रतिरोध की संख्या का भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाएगा। प्रत्येक को 1.25 वोल्टेज मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है N ओम का प्रत्येक प्रतिरोध N संख्या में है, समांतर में जोड़ दिए, प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। समांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला R/N होता है, यानी प्रतिरोध का मान कितना है, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है। N/N करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 ओम। यानी समान मान के उतने ही प्रतिरोध जब भी जोड़े जाते हैं तो वो हमेशा उत्तर कितना आता है उसका? 1 ओम आता है। जैसे 10 ओम के 10 जोड़ देते, 1 ओम के 1 हो, इसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे 100 ओम के 100, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर को कभी भी रेटिंग नहीं दी जाती। कैपेसिटर कभी किलो फेरड में नहीं होता, ध्यान रखना। नैनो फेरड, माइक्रो फेरड, पिको फेरड, इन सब में हो सकता है, लेकिन किलो फेरड में कैपेसिटर की रेटिंग कभी नहीं हो सकती। शुद्ध इंडक्टिव
परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना है? 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए π/2 इसका उत्तर कर देंगे और π/2 जो है सी ऑप्शन में है। ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव हो या शुद्ध कैपेसिटिव हो, इन दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, π/2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबाधा Z 6 + j8 ओम है, तो इसमें 6 और 8 क्या क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मान सीधा लिखा हुआ होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और अगर प्लस के साथ j है ना तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अगर -j होता ना तो वो कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यानी 8 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम रेजिस्टेंस है और 8 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और अगर 6 - j8 होता तो फिर बी उत्तर हो जाता। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता माइनस का होने पर। सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है? सोलर सेल का दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी है। सिलिकॉन का बनता है, लगभग 0.5 वोल्ट आउटपुट देता है, 15 से 20% इसकी एफिशिएंसी होती है। अगला क्वेश्चन, सामग्री का वह गुण जो उसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करें। चुंबकीय फ्लक्स के विरोध को रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इकाई क्या होगी? एम्पीयर टन प्रति वेबर या इनवर्स ऑफ हेनरी। अगला, सिंगल कोर केबल में सामान्यतः प्रदान नहीं किया जाता। क्या नहीं होता? स्टील की आर्मरिंग नहीं होती उस पर। ठीक है, सिंगल कोर केबल पर स्टील की आर्मरिंग नहीं होती है, ये मल्टी कोर केबलों पर ही होती है। 4 बिट के समूह को क्या बोलते हैं? तो 4 बिट के समूह को हम निब्बल बोलते हैं, यानी 4 बिट मिलकर के क्या करेगी? एक निब्बल बनाएगी, और 8 बिट जो होती है वो एक बाइट बनाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बूलियन समीकरण सत्य नहीं है? यहाँ आपको ए का मान जो है ना वो मान कर चलना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, तब उत्तर आएगा। ठीक है, तो ए जो है ना ये गलत है। a+1 कभी ए नहीं हो सकता। कैसे? अगर ए का मान 0 है तो 0 और 1 जोड़ने से 1 आएगा, और अगर ए का मान 1 है तो 1 + 1 जोड़ने से 10 आता है, इसलिए ए समीकरण कभी नहीं हो सकती। बाकी सभी सही है। कैसे? देखो, 1 और 1 को जोड़ने से 10 आते हैं, ए में 0 जोड़ोगे तो ए आएगा, मतलब जो वैल्यू ए की होगी वो आएगी। ए 0 है तो 0 आएगा, अरे 1 है तो 1 आएगा। ए और ए को जोड़ने से 0 आ सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लो ए 0 हुई तो 0 और 0 को जोड़ने से 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन कितना है? तो इकाई से कम, क्योंकि कॉमन बेस की करंट गेन जो होती है वो अल्फा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो पेपर इंसुलेशन होता है, जैसे पिलकस्टा केबल का आप याद कर लो। ठीक है, तो ये देखो पेपर इंसुलेशन लेड कवर्ड है ना। तो बस दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन हमारे टेस्ट के। नेक्स्ट मंडे को फिर टेस्ट होगा, आप तैयार रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए।